हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारी सेकंड क्लास है। इसमें हम आज स्वर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी सेकंड क्लास। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जो पहले हमने पढ़ा था थोड़ा सा हम उस पर भी ध्यान दें। हमने कल जो पढ़ा था वो आपको पता होगा, हमने व्यंजन पढ़े थे। व्यंजन कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, ये हमें पता है। वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52। आप सभी को पता होना चाहिए कि वर्ण जो होते हैं, आ से लेकर ज्ञा तक के जो अक्षर होते हैं उन्हें वर्ण कहा जाता है और उनकी संख्या होती है 52। उसमें आ से लेकर आह तक के जो अक्षर होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। का से लेकर ज्ञा तक के जो अक्षर होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन व्यंजन को कुछ वर्गों में बांटा गया है। जैसे का से लेकर मा तक के जो अक्षर हैं वो हमारे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। या, रा, ला और वा हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तीनों प्रकार के जो शा होते हैं, सा, शा और सा और हा उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। छ, त्र, ज्ञा और शा संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि या, रा, ला और वा ये कौन से व्यंजन है। तो अंतस्थ, उष्ण, संयुक्त या स्पर्शी, तो आपको पता होना चाहिए ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो आइए हम आज अपनी आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की क्लास का नाम है स्वर। स्वर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो अक्षर होते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर स्वर कहलाते हैं। स्वर स्वतंत्र बोले जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। आ से लेकर अ तक के अक्षर जो होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। स्वर की संख्या होती है 11, जो कि आ से लेकर अ तक के होते हैं ये 11 होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। 11 और 13 दो ऑप्शन आपके सामने आते हैं, लेकिन हमेशा स्वर की संख्या अगर आपके सामने दोनों ऑप्शन आए 11 और 13, तो हमेशा आपको 11 ही लगाना है। क्यों? क्योंकि अम और आह जो होता है वो अनुस्वर और अयोग्यवाह होता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि स्वर की संख्या होती है 11। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो अक्षर होते हैं वो स्वर कहलाते हैं और स्वरों की संख्या होती है 11। आ से लेकर अ तक के जो अक्षर होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। अम और आह स्वर ही हैं, लेकिन अम को अनुस्वर बोला जाता है और आह को अयोग्यवाह बोला जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है 11 स्वर होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्वरों के प्रकार आपको पता होना चाहिए। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आपको ये तीनों नाम याद होना चाहिए। स्वर के प्रकार: उच्चारण में लगने वाले समय मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और फिर होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। चलिए हम इसको आगे डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि स्वर के 3 प्रकार होते हैं। तीनों प्रकार आपको याद होना चाहिए: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, तीनों के प्रकार पूछ लिए जाते हैं, अलग अलग भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जो होते हैं, सुनिए, जिन स्वर के उच्चारण में बहुत कम, कितना? बहुत कम समय, मतलब एक मात्रा का समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। एक मात्रा का समय, बहुत कम समय, एक मात्रा का समय, हमें ये पता होना चाहिए। छोटा आ ले लेते हैं, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि, कर, री। ये जो अक्षर होते हैं ये छोटे अक्षर हैं, इनमें एक एक मात्रा होती है। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय, एक मात्रा का समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। आपको ये ध्यान रखना है, ये छोटे वाले जो अक्षर होते हैं वो ह्रस्व स्वर में आते हैं। अब आते हैं हम दीर्घ स्वर पे। जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय, 2 मात्रा का समय, 2 गुना समय, ये ध्यान रखना है आपको कि 2 मात्रा का समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। 7 कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये जो बड़े बड़े अक्षर हैं, अभी हमने ह्रस्व स्वर में छोटे वाले लिए थे, अब यहाँ पे बड़ी मात्रा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ,
है ना। ए, आई, ओ, औ, ये जो होते हैं 7 अक्षर, ये दीर्घ स्वर में कहलाते हैं। इनकी मात्रा में 2 गुना समय लगता है, आपको पता होना चाहिए। तो 2 मात्रा का समय लगता है, 2 गुना समय लगता है। ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। कभी कभी इनकी संख्या पूछ ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए इनकी संख्या 7 है। उसके बाद हम आते हैं अगला हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय। अब आपको इसे थोड़ा सा अच्छे से समझना है कि जो प्लुत स्वर होते हैं वो ह्रस्व स्वर से जुड़े हुए हैं। प्लुत स्वर, जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय, किससे? ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, 3 मात्रा का समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनका चिन्ह गुरु। ये जो एस होता है, ये जो एस होता है, इसे हम लोग गुरु बोलते हैं। गुरु होता है, इसका उपयोग प्रायः जोर से पुकारने, गाने या रोने के समय किया जाता है। किस किस समय? हम किसी को बुला रहे होते हैं, हम गाना गा रहे होते हैं, या बहुत ज्यादा तेज से रो रहे होते हैं, तब इनका प्रयोग किया जाता है। किसका? प्लुत स्वर का। आपने देखा होगा कोई दूर खड़ा है, हम आप उसको जोर से बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, या फिर हम लोग अपनी पूरी आवाज के साथ कोई सॉन्ग गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, या कोई बच्चा है बहुत तेजी से रो रहा है, उस समय इसका प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। 3 मात्रा का समय। उस समय क्या होता है? तिगुना समय, मतलब जोर से चिल्लाने में जो समय लगता है 3 मात्रा का समय लगता है, वो कहलाते हैं प्लुत स्वर। तो अभी हमने क्या पढ़ा है? उच्चारण में लगने वाले समय मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। आपको ये तीनों भेद पता होना चाहिए। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में छोटे वाले जो अक्षर होते हैं, छोटे स्वर होते हैं, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और री, ये आते हैं। दीर्घ स्वर में ये 7 होते हैं, इनकी संख्या 7 होती है। बड़े जो अक्षर होते हैं वो आते हैं। और प्लुत स्वर में क्या होता है कि ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है, वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसका प्रयोग जोर से बुलाने, पुकारने, रोने, इसमें किया जाता है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अनुस्वर। अनुस्वर, अभी हमने क्या बोला था? अम और आहा, ये होता है अम और आहा। उसका प्रयोग, वो होते तो स्वर हैं, लेकिन अम और आहा क्या होते हैं वो भी आप समझ लीजिए। अम जो होता है वो अनुस्वर होता है, इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। किसका? अनुस्वर का उच्चारण जो होता है वो नाक से किया जाता है। इनका चिन्ह सिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? जो हम एक लाइन खींचते हैं, सिरोरेखा बोलते हैं, इसके ऊपर बिंदी के रूप में किया जाता है ना। आपको ध्यान रखना है, अनुस्वर इनका उच्चारण नाक से किया जाता है। इनका चिन्ह सिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। हम अम की बिंदी, हमने देखा होगा हम कई जगह अम की बिंदी के ऊपर बिंदी लगा देते हैं, तो उसका प्रयोग किया जाता है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, इस नोट को आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। अब मानक वर्तनी में पंचम वर्ण, मानक वर्तनी में पंचम वर्ण अणा, इंगा, णा, ना और मा। आपने देखा होगा हमने जो स्पर्शी व्यंजन बनाए थे, स्पर्शी व्यंजन में जो लास्ट का पंचम वर्ण होता है, स्पर्शी व्यंजन में लास्ट का जो 5वां अक्षर होता है, वर्ग 1, 2, 3, 4, 5, पांचों वर्गों का जो 5वां आखिरी वाला अक्षर होता है, मानक वर्तनी में पंचम वर्ण, है ना। इन 5 के स्थान पर अनुस्वर का चिन्ह स्वर या व्यंजन के रूप में किया जाता है। पंचम वर्ण अणा, इंगा, णा, ना और मा के स्थान पर अनुस्वर का चिन्ह स्वर या व्यंजन के रूप में किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो ये हम की जो बिंदी होती है, अनुस्वर होता है, इसे हम लगाते हैं तो इन 5 अक्षरों के स्थान पर अनुस्वर मतलब अम का चिन्ह लगा दिया जाता है। फिर हम आते हैं अगला अनुनासिक। अभी आपने यहाँ पे देखा था कि हमने ऊपर चंद्र बिंदु लगाई है सिरोरेखा के ऊपर। अब हमें सिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है। ये दोनों चीजें अलग हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे चंद्र बिंदी लगती है, यहाँ पे चंद्र बिंदी है, और यहाँ पे सिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी लगाई दी जाती है। तो अभी हमने ये पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं चंद्र बिंदु अनुनासिक। इसको अनुनासिक बोलते हैं। इसके उच्चारण के समय हवा नाक एवं मुंह से दबाव के साथ बाहर निकलती है। इसके उच्चारण के समय हवा नाक एवं मुंह से दबाव के रूप में बाहर निकलती है। अनुनासिकता जो होता है वो स्वर का गुण है।
आपको ध्यान रखना है, जो अनुनासिकता है वह स्वर का गुण है, यह स्वतंत्र ध्वनि नहीं है, यह स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। इसका प्रयोग स्वर के साथ में स्वर के साथ होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? स्वर के साथ में होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। हम लोग देखते हैं उदाहरण, जैसे नींद, सांड आदि कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अनुनासिक का चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर चंद्रबिंदु लगी होती है, वे इसके उदाहरण हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं हमारा विसर्ग। विसर्ग अयोग्यवह। आपने देखा होगा ना कि हम अभी अम की बिंदी वाले अक्षर पढ़ रहे थे, जो कि हमने अभी पढ़ लिए। अब है आहा से कुछ नहीं, हम बोलते हैं आहा, आहा खाली। अब ये आहा होता है, ये विसर्ग होता है। इसे अयोग्यवह भी बोलते हैं, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। इसका उच्चारण हास्य की तरह किया जाता है तथा इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही किया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, तत्सम शब्द, विसर्ग का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में ही किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, आज आपको हमारी क्लास कैसी लगी? आपको क्लास पसंद आई हो और सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर कुछ भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।